नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं, आपके जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर से और लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है और जो स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, रेगुलर देखें, रेपिटेटिव मोड में देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करें, महत्तम लाभ अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा किया तो आप लोगों को इस जो आपकी सीरीज चल रही है, जो ये आज का वीडियो है, उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज से अवेल कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर फॉलो कर लें, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर ले। तो आइए देखेंगे आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में रख सकते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है रायगढ़ फोर्ट का। शिवाजी के बारे में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो मराठा हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो उसमें इसका नाम बार बार आता है, उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप इसको। यूक्रेन संघर्ष पे जो मिन्स्क समझौता हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा और बताया गया है। इसके बाद उत्तराखंड का जो चार धाम एक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और एक्ट लिखा हुआ है, तो सेकंड और थर्ड दोनों पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद सेडिशन लॉ है, देशद्रोह कानून 124A जो आप लोग पढ़ते होंगे, काफी बार न्यूज में रहता है। ये आपका कॉलोनियल एक्ट है एक तरीके का, है ना। और ये जो है आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। अफ्स्पा भी जो है आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट में और आसान क्षेत्र में लगाया जाता है। तो काफी बार जो है ह्यूमन राइट्स को लेके जो है यहाँ पर इसको जो है क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये भी पेपर 2 का पार्ट है आपका, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ सबसे पहले हम आज का जो पहला टॉपिक है उसको देखेंगे। यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 4 दिवसीय अपनी यात्रा की शुरुआत जो है की है। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को वो श्रद्धांजलि भी देंगे, श्रद्धांजलि देंगे, है ना। तो ये नॉर्मल से कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पर जो रायगढ़ फोर्ट है उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपका, तो सिचुएटेड है 25 किलोमीटर है आपका महाड़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और सी लेवल से 2851 फीट अबव है। ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं। अब ब्रिटिश गैजेट स्टेट में इस फोर्ट को जाना जाता था अर्ली यूरोपियंस के द्वारा एज द जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्ट के जिब्राल्टर के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है। ये इसकी अभिलाक्षणिकता बता रहे हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद इसका जो डिसीजिव फीचर था, इज अ माइल एंड अ हाफ फ्लैट टॉप विच हैज एडेक्वेट रूम फॉर बिल्डिंग, ठीक है। पर्याप्त जगह थी इमारत में, सेफ्टी पर्पज से भी बहुत ज्यादा है, ये जो है ये विख्यात था, है ना। ऐसी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें। इसके बाद इन इट्स प्राइम द फोर्ट हैड 300 स्टोन हाउसेस एंड अ गैरिसन ऑफ 2000 मैन, ठीक बात है। इसके बाद ये कब बना था आपका, तो यहां पर ये आपका राज्याभिषेक भी कराएंगे गंगाधर जी के द्वारा, ये जो है आपके शिवाजी, है ना, वो सब इंपॉर्टेंट है। अब ये जो किला था अर्लियर, इसको जो मतलब अर्लियर फेज में, शुरुआती दौर में इसको रायरी बोला जाता था। वॉज द सीट ऑफ द मराठा क्लैन जो थे आपके शिरके इन द 12th सेंचुरी। तो मराठा वंश शिरके का स्थान हुआ करता था ये आपका। यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ये किला है था, है ना, ये एंशिएंट एक टाइमलाइन के हिसाब से उसके बारे में बताया जा रहा है। द फोर्ट चेंज हैंड्स अ नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ जो आपके बहमनीज थे टू द निजाम शाहीज एंड देन द आदिल शाहीज। तो 1656 में अब ये इंपॉर्टेंट है ना, मराठा जो है, अब जो मराठा का उदय होगा बहुत पावरफुल
मतलब मराठा का जो इतिहास है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरे मॉडर्न के और जो मेडिवल आपका खत्म हो रहा है ना, और मॉडर्न के दौरान जो है आप ये मराठा को लगातार देखेंगे पिक्चर में, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो छत्रपति शिवाजी ने कैप्चर किया, मतलब छत्रपति शिवाजी ने इसे जावली के मौर्य वंश जो आदिल शाह की जो सल्तनत थी उसके अधीन थे, तो उनसे इन्होंने इसको अधिग्रहित कर लिया। और इस फोर्ट के माध्यम से द फोर्ट नॉट ओनली हेल्प शिवाजी चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी बट ऑल्सो ओपनड अप द रूट्स को ओपन किया टुवर्ड्स कोंकण फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज पावर। तो ये आपका कीवर्ड क्या हो गया कि एक तो आदिल शाही जो डायनेस्टी थी उनकी सर्वोच्चता को इन्होंने वहां से क्वेश्चन मार्क लगाया, उन पर चुनौती जो है उत्पन्न की, चुनौती प्रदर्शित की, उसके साथ ही जो है इनके लिए रूट्स भी जो है वहां से ओपन हो गए। किस तरफ की बात करें? कोंकण की बात करें। बताइएगा ये कोंकण तट कहां से कहां तक बोला जाता है, गोवा वाले पार्ट से लेके कहां से कहां तक बोला जाता है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। या अब इस किले का महत्व बता रहे हैं शिवाजी की लाइफ में। तो 1662 में शिवाजी ने फॉर्मली जो है चेंज किया फोर्ट का नाम रायगढ़ और एडेड अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स टू इट, तो कई सारी संरचनाओं का भी वहां पर उन्होंने निर्माण किया, उसको ऐड किया उसमें। और 1664 में, ठीक है, यहां पर शिवाजी की सरकार की, मतलब शिवाजी के आपके पूरे साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अहम संपत्ति था ये किला, ठीक है। उसके बाद एज द मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, शिवाजी के नेतृत्व में जब मुगलों से भी उनका क्लैश होता है, गेन्ड स्ट्रेंथ इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स, और अनाउंसमेंट भी किया उन्होंने शिवाजी ने यहीं से कि सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट वाज मेड। बिल्कुल ठीक बात है, संप्रभु स्वतंत्र राज्य की घोषणा भी की उन्होंने। और इसके बाद आप देखेंगे तो 6 जून 1674 को शिवाजी ने यहाँ पर कोरोनेशन भी कराया अपना, मतलब राज्याभिषेक कराया गंगा भट्ट जी के द्वारा, और वहीं पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। 6 साल बाद 1680 में यहीं पर शिवाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनका निधन होता है और उनका अंतिम संस्कार इसी फोर्ट में किया गया था। ये इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। अब महाराष्ट्र की राज व्यवस्था में जो रायगढ़ किले का महत्व है ये बताया जा रहा है। तो ये आपका टॉलेस्ट है, छत्रपति शिवाजी इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट रिवर्ड आइकॉन इन महाराष्ट्र एंड देयर इज अ कांस्टेंट अटेम्प्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज टू अप्रोप्रिएट हिज लेगेसी। तो सीधी बात है कि शिवाजी की लेगेसी से अपने राजनीतिक लाभों का भी लोग दोहन करते ही हैं, सारे राजनीतिक दल द्वारा उसका निरंतर प्रयास किया जाता है। हालांकि ये आपका हेरिटेज है ना, रिच हेरिटेज है, हमारा विरासत है, तो उसका संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी से भी लिंक होगा, ठीक है ना। बताइए कौन सा आर्टिकल में है। अब ड्यू टू द सिग्निफिकेंस ऑफ रायगढ़ इन हिज लाइफ मैनी पॉलिटिकल लीडर्स मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द फोर्ट। ठीक बात है, वही चीज है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वहां पर हमेशा जो है इसको जो है एक तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इसका दोहन करते रहते हैं, अक्सर वहां पर जाते रहते हैं, है ना, ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं। नॉर्मल से चीजें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महाराष्ट्र हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ मिड सी मेमोरियल इन द अरेबियन सी फॉर द मराठा वॉरियर किंग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मध्य समुद्र स्मारक निर्माण की घोषणा जो है गवर्नमेंट ने पहले ही कर रखा है ना, शिवाजी के नाम से अरब सागर में। किसने? महाराष्ट्र ने। अब उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट है उसने भी यहां पर बोला कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फॉर 14 फोर्ट्स। जो मराठा जो वास्तुकला के विषय पर 17वीं शताब्दी के जो आपके किले वगैरह हैं, तो रायगढ़ सहित 14 किलों को जो बोल रहे हैं वो कि विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। नॉर्मल सी चीज है, जब अब वो एम्बेडेड हो जाएगा, जब उस लिस्ट में आ जाएगा तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इसमें जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब ये यूक्रेन, अब ये जो है आपका यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। 2013-14 में भी आप देखेंगे, है ना, तो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता है ना। रशिया के लिए भी ये बहुत मेन रीजन है आपका, ठीक है। तो यहां पर मिन्स्क एग्रीमेंट्स के संदर्भ में यह आर्टिकल है आपका। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी चेतावनी दी है कि रशिया नॉट टू इन्वेड यूक्रेन एंड अर्ज्ड बोथ कंट्रीज टू रिटर्न टू अ सेट ऑफ एग्रीमेंट डिजाइंड टू एंड अ सेपरेटिस्ट वॉर बाय रशियन स्पीकर्स इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो मतलब यूएस बोल रहा है रूस को कि भैया यूक्रेन पर आप आक्रमण नहीं करोगे,
ये चेतावनी दी है। और दोनों देशों से ये भी बोला गया है कि पूर्वी यूक्रेन में जो रूसी भाषियों द्वारा जो अलगाववादी युद्ध वगैरह चल रहा है तो उसको समाप्त किया जाए, और उसको समाप्त करने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया था उसी सेट पर वापस लौटे। ये तो कंटेक्स्ट हो गया। अब हमको जानने की जरूरत है कि मिन्स्क 1 क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखना है, सारी चीजें इसमें याद नहीं रखना है। तो यूक्रेन और जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट थे उनका एग्रीमेंट हुआ था, एक 12 सूत्रीय सीज फायर डील बोला जाता है, इन द कैपिटल ऑफ बेलारूस सितंबर 2014 में हुआ था। 12 सूत्री संघर्ष विराम जो आपके समझौते पर सहमति दोनों ने व्यक्त की थी। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया होगा आप खुद ही सोचिए। जब वॉर खत्म होती तो मतलब कैदियों का आदान प्रदान किया गया है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वहां पर हेल्प किया गया, भारी हथियारों की वापसी की गई, कुल मिला के वहां पर शांति स्थापित करने के सारे आयामों को वहां पर रखा गया। यूक्रेन जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार जो ये आपका संघर्ष हुआ उसमें 5 महीने के दौरान जो है 2600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, मारे गए थे। और ये संख्या जो है अब 14,000 से भी अलग है, मतलब 14,000 से भी अधिक है ना। तो इतनी ज्यादा जो है वहां पर जान माल का नुकसान हुआ। अब यहां पर एग्रीमेंट जो है क्विकली ब्रोक डाउन विथ वायलेशंस बाय बोथ साइड्स। तो सीधी बात है दोनों साइड से उल्लंघन किया गया इस एग्रीमेंट का, तो ये एग्रीमेंट का जो है वो समझौता जल्दी समाप्त हो गया। अब मिन्स्क 2 जो है वो आया। अब मिन्स्क 2 जो था इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स किसके किसके थे, तो रशिया के थे, यूक्रेन के थे, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, मतलब OSCE बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड द लीडर्स ऑफ 2 प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन्स, उन्होंने भी साइन किया 13 पॉइंट एग्रीमेंट। कब? फरवरी 2014 में मिन्स्क में। अब इसमें जो आप देखेंगे कि लीडर्स कौन कौन से, फ्रांस है, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन, ये सब इकट्ठा हुए वहां पर सेम टाइम पे और इशू किया डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द डील। तो इन्होंने इस डील को सपोर्ट किया। अब ये नॉर्मल सी टाइमलाइन है, ये सिर्फ हमको समझना है, सारी चीजों को याद नहीं करना है। ये जो डील थी इसके माध्यम से क्या किया गया, तो इसके माध्यम से सैन्य, मिलिट्री और जो आपका पॉलिटिकल स्टेप्स थी, है ना, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेप्स दैट रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, मतलब वो अभी तक भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। जो मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेप्स का जो एक आपका सेट बनाया गया डील का, है ना, उसको भी यहां पर वो अनइम्प्लीमेंटेड रख दिए, मतलब अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। इसमें जो सबसे बड़ा मेजर ब्लॉकेज है उसमें रशिया का इंसिस्टेंस मानते हैं, रशिया की जिद मानते हैं या रशिया का स्टेक मानते हैं, दैट इट इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर इज नॉट बाउंड बाय इट्स टर्म्स। तो इसके उसके अनुसार यह है कि यह देश जो है संघर्ष का पक्षकार है ही नहीं, इसलिए उसकी शर्तें जो है उसके लिए बात भी नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज के रूप में जिसको देखा जाता है, रशिया को देखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो रशिया वहां पर अपना ग्राउंड रखता है कि नेशनल इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। पॉइंट 10 जो है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, ये जो 13 सूत्री है उसमें से जो 10वें नंबर का पॉइंट है एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि कॉल्स फॉर द विड्रॉवल ऑफ ऑल फॉरेन आर्म्ड फॉर्मेशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम द 2 डिस्प्यूटेड रीजन, मतलब जो 2 विवादित क्षेत्र है वहां से आप क्या करो कि जो भी आपके विदेशी जो सशस्त्र जो बल है वहां पर या मिलिट्री इक्विपमेंट्स है तो उनको वहां से वापस लेने के लिए आह्वान करता है ये आपका पॉइंट 10, ठीक है ना। जो 2 विवादित क्षेत्र आपके डोनेटस्क और लुहांस्क बोला जाता है, ठीक। लेकिन ये जो है यहां पर यूक्रेन का जो कहना है कि रूस के बलों को ये संदर्भित करता है, लेकिन मॉस्को ने इंकार किया कि वहां कोई है ही नहीं, मतलब वहां पर रूस जो है, जो रशिया है, वहां पर इस एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है, इनको हेल्प नहीं कर रहा, बात वही है। इसके बाद जो 13 पॉइंट है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है ना। तो इसके देख जाना है इसको, 13 के 13 पॉइंट हमको रटना नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि 13 पॉइंट लिख दीजिए मिन्स्क समझौते के, ठीक है ना। तो ये इमीडिएट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर है, सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें, दोनों पक्ष के द्वारा जो सभी हैवी वेपन्स वगैरह होंगे उसका विड्रॉवल किया जाएगा, वापसी किया जाएगा। फिर ये आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है ना, तो ये जो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन करेगा यूरोप की ये संस्था है वो करेगी, OSCE। और इसके साथ स्टार्ट करेंगे वार्ता ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अंतरिम जो आपकी स्वायत्त सरकार होगी, किसके लिए, डोनेटस्क और लुहांस्क रीजन के लिए, इन अकॉर्डेंस विथ यूक्रेनियन लॉ, लेकिन किस लॉ के हिसाब से, जो यूक्रेन के लॉ है, एंड एक्नॉलेज देयर स्पेशल स्टेटस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद पार्डन और एमनेस्टी है फॉर पीपल इन्वॉल्व इन द
फाइटिंग, लड़ाई में शामिल लोगों के लिए क्षमा, माफी, बंधकों और जो कैदी हैं उनके आदान प्रदान, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दिए जाने का प्रावधान है। रिजम्पशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक टाइज इंक्लूडिंग पेंशन, यूक्रेन की सरकार के द्वारा राज्य की सीमा पर पूर्ण नियंत्रण को बहाल किया जाएगा। सभी विदेशी जो भी आर्म्ड फॉर्मेशंस हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जो मतलब सैनिक वगैरह, उनकी वापसी किया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाएगा यूक्रेन में, इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइजेशन भी किया जाएगा वहां पर, विथ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ डोनेटस्क एंड लुहांस्क, है ना, बार बार इसका नाम आ रहा है तो आप मैप में इसको देख जाइएगा, ठीक है ना, कि ये कहां पर लोकेटेड है ना, और किस लिए ये आपका चर्चा में था, डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इलेक्शंस जो है डोनेटस्क और लुहांस में ऑन टर्म्स टू बी एग्रीड विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद जो इंटेंसिफाई करना काम को ऑफ अ ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप इंक्लूडिंग, जहां पर प्रतिनिधि होंगे आपके रशिया के भी, यूक्रेन के भी और ओएससी के भी। एक बार देख जाइएगा इसको, ठीक है ना, इसमें एक ही 2 पॉइंट जो है हमको अपने पास रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा उत्तराखंड का 4 धाम एक्ट है, इसको भी जीएस पेपर 2 और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है आपका तीसरे पेपर में भी इसको रखा जा सकता है। अभी उत्तराखंड के कैबिनेट ने पास किया एक प्रपोजल जिसमें डिसोल्यूशन है ऑफ 4 धाम जो देवस्थानम बोर्ड बना हुआ था, ठीक है, तो उसको भंग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। अब क्या है इसमें की पॉइंट्स जो है, तो ये जो डिसीजन है वो लीड करेगा टू द एबॉलिशन ऑफ उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट जो बोर्ड बनाया गया था, विच हैज बीन फेसिंग प्रोटेस्ट, यहां पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है इसके खिलाफ फ्रॉम प्रीस्ट, जो आपके पादरी पुजारी वगैरह हैं और अदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं ऑफ 4 श्रीन्स एंड विश्व हिंदू परिषद, तो इनके द्वारा जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको जो है वापस लिया जा रहा है। अब 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है और इसको हमने पहले भी कवर किया था। ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो 2 लेन एक्सप्रेस स्कीम है, ये कीवर्ड हो गया आपका 2 लेन एक्सप्रेस स्कीम है, एक्सप्रेस वे स्कीम है, बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द हिमालयन स्टेट उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक बात है, उत्तराखंड के लिए है। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें प्रस्तावित था आपका वाइडनिंग करना था, चौड़ीकरण करना था रोड का अप टू 10 मीटर्स, क्यों इंप्रूव करना था एक्सेसिबिलिटी, पहुंच को वहां पर इंप्रूव, उसमें संवर्धन करना था। 4 धाम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। अब इसमें जो पूरा प्रोटेस्ट है उसमें एनवायरमेंट का एंगल ले रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है ना, उसमें जो आपका पेड़ों की कटाई होगी तो उससे उसका जो रिस्टोरेशन है वो बहुत सालों में होगा, 40-45 सालों में, तो उसका एनवायरमेंटल जो एस्पेक्ट है उस ग्राउंड पे इसको क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है। अब यहां पर सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है आपका प्रोजेक्ट का एरिया, जो प्रोजेक्ट एरिया का है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ड्राई डेसिडुअस बायोम के अंतर्गत आता है अलोंग द ड्राई स्लोप ऑफ द रिवर्स, ठीक है, और वैसे भी सेंसिटिव जोन है आपका, हिमालयन रीजन है। अब यहां पर दिखाया जा रहा है मैप, आप एक बार देख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा गया है कि एडवर्स इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहले फॉरेस्ट लॉस है, ये अपने आप होगा ही, है ना, आप नॉर्मली सोच सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 508.66 हेक्टेयर्स जो है आपका फॉरेस्ट लैंड एरिया जो है वुड बी डाइवर्टेड इनटू द नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, मतलब उसको जो है गैर वानिकी उद्देश्य के लिए जो है वहां पर बदल दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर लिया जाएगा। और सड़क के निर्माण के लिए बोल रहे हैं कि 33,000 से 43,000 ट्रीज को वहां पर काटना पड़ेगा, ठीक है, इससे सीधा सीधा जो है हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखा जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा जा रहा है कि इफ वी मेंटेन द करंट रेट ऑफ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, जैसे अभी जो हमारे यहाँ वनाच्छादन में जो आपकी वृद्धि की दर है, अगर उसी दर से इसको देखा जाए तो कम से कम इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए, इसकी क्षतिपूर्ति जो है पूर्ण करने के लिए 40 से 45 साल लगेंगे इस लॉस को रिकवर करने में, ठीक है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन इन द प्रोजेक्ट जोन। अब ये देखिए, ये सब्सिडायरी पॉइंट है इसका, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो सीधी बात है उनकी आबादी में भी, उनके सस्टेन करने के लिए भी जो भी वहां की उपलब्ध जो आपकी क्या है कंडीशंस हैं एनवायरमेंट की, वो भी तो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी, तो उनकी प्रजनन इकाइयों को बनाए रखने में संभावना कम हो जाएगी, वहां पर उनका हैबिटेट लॉस होगा, है ना, तो पौधों से और फिर वहां पर फ्लोरा फौना जो है वो दोनों में लॉस देखा जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ रोड साइड ट्रीज जो होगा, इससे क्या होगा, विल लीड टू पैच आइसोलेशन, पैच में आइसोलेशन होगा, रिड्यूस हो जाएगा कैनोपी कवर, डिक्रीज हो जाएंगे नंबर्स में कौन, सक्सेसफुल डिस्पर्सर्स दैट कैन बी डिवास्टिंग इन कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग, सारे पॉइंट्स वही है आपके, ठीक है ना, एनवायरमेंट से रिलेट कर देंगे उसको,
ठीक है, और सामुदायिक स्थापना से यहाँ पर कर रहे हैं कि रोड के किनारे जो है पेड़ों को हटाने से पैच अलगाव हो जाएगा, तो जो चलने वाले राहगीर होते हैं जिनको छाया वाया मिलती है, जो बैठ सकते हैं, वो भी कम हो जाएगा। ये भी एक ग्राउंड लिया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा करने में जो कटाई वगैरह किया जाएगा, वनस्पति को उखाड़ा जाएगा, अब अंतिम में वो बता देंगे कि भैया बायोडाइवर्सिटी में फाइनली लॉस होगा और रीजनल लेवल पे भी जो है ये आपका वहां पर खतरनाक साबित हो सकता है। और देखिए ये क्या होता है कि जब पेड़ों की कटाई करते हैं तो जो मिट्टी होती है वहां की, वो भी क्या हो जाएगी, उसमें जो मिट्टी का कटाव भी तो बढ़ेगा, तो उससे भी जो है आपका डिजास्टर जो है, कोई भी डिजास्टर अगर होगा तो वो उसको प्रोन कर देता है। जैसे आप भूस्खलन वगैरह देखते होंगे इस रीजन में ऑलरेडी, ठीक है, तो स्लोप भी है वहां पर। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, तो उस सुप्रीम कोर्ट जो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट है उनका भी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो है यहाँ पर देखने को मिला है अलग अलग डिसीजंस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 में बोला था कि यहाँ पर बैलेंस चाहिए, एक तो राष्ट्रीय हित में और जो कंसर्न है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज में, दो ही यहां पर पॉइंट इन्होंने दिया, यही कीवर्ड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्मीज रिक्वेस्ट टू एक्सपेंड द चारधाम प्रोजेक्ट रोड्स लीडिंग टू द इंडो चाइना बॉर्डर। तो देखिए एक तो ये जो है इंडो चाइना बॉर्डर वाला जो हमारा राष्ट्रीय हित जहां पर आएगा तो वहां पर उसको बैलेंस करने की आवश्यकता होगी, तो वही जो है आवाहन जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल उसको देखेंगे, ये आप जो सेडिशन लॉ है उससे रिलेटेड है, देशद्रोह कानून है आपका, ये भी जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। तो अभी असम पुलिस ने जो बराक घाटी उसमें एक स्थानीय जो समाचार पोर्टल के संपादक हैं है ना, उनके ऊपर जो है राज्य के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच जो है दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए या वहां पर एनिमिटी को प्रमोट करने के लिए जो है 124A के तहत जो है सेडिशन, जिसको राजद्रोह बोला जाता है, वो लगाया गया है। ये एक क्या है आपका कंटेक्स्ट है। अब सेडिशन के बारे में तो कॉलोनियल लॉ है, सीधी बात है, उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को दबाने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है ना। अब 1860 का दशक का जो कानून है जो बना हुआ है वो क्यों होगा, तो उस समय जो भी राष्ट्रीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनको जो है जो राष्ट्रवाद की अगर किसी चीज को वो स्प्रेड कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए इसका यूज कर लेते थे, ठीक है। तो सेडिशन जो है इज ओवर्ट कंडक्ट, एक खुला आचरण है, जैसे स्पीच है ना, और संगठन है जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ, जैसे स्थापित व्यवस्था जैसे आज हमारे यहाँ देश में कानून व्यवस्था है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है स्टैब्लिश जो ऑर्डर है उसके खिलाफ विद्रोह को क्या करता है, कैटलाइज करता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना, वैसा ये कानून है, ठीक है ना, राजद्रोह के बारे में बता रहे हैं। अब जो सेक्शन 124A है आईपीसी का है, वो क्या बोलता है, तो बोला जाता है कि कोई भी चाहे वो वर्ड से आइदर स्पोकन और रिटन, चाहे वो बोला गया हो या लिखा गया हो या हस्ताक्षरित हो या कोई ऐसा साइन हो, है ना, सिंबल हो ऐसा, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट, ये है कीवर्ड, मतलब घृणा वहां पर उत्पन्न करना, है ना, लोगों को उकसाना वहां पर स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिस अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, उसको पनिश किया जा सकता है, जेल के लिए आजीवन कारावास का वहां पर जो है प्रावधान है। टू विच अ फाइन में बी एडेड, तो उसमें फाइन भी ऐड किया जा सकता है और केवल इंप्रिजनमेंट भी किया जा सकता है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 ईयर्स के लिए। टू विच अ फाइन में बी एडेड और विद फाइन, तो या तो फाइन भी लिया जा सकता है या दोनों जो है वहां पर दंड भी दिया जा सकता है, कारावास भी और फाइन भी, तो ये याद रख लीजिएगा, है ना। तो जो स्थापित जो ये कानून है भारत में उसमें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, उसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष तक कारावास, उसमें जो है फाइन भी दिया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में, तो इसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, अपने पास लिख के नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 124A है उसको बहुत सारे केसेस में चैलेंज भी किया गया, सीधी बात है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ सीधा सीधा जो है कॉन्ट्राडिक्शन देखा जा सकता है, तो उसी के ग्राउंड पे इसको जो है हमेशा जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। अब यहां पर आप केस जो है ये याद रख सकते हैं, एक 1962 का एक केस था आपका, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसके द्वारा इस जो ये प्रोविजन है सेडिशन का, उसकी जो मतलब वैधता है, वैलिडिटी जो है ना, उसको वैलिड माना गया, वैधता को बरकरार रखा गया था। एक केस ये आप अपने पास रख सकते हैं। दूसरा जो 1995 का केस है आपका बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप किया था सेडिशन चार्जेस को, 2 जो व्यक्ति थे उनके खिलाफ जो लगा था उसको उसने स्क्रैप किया और वहां पर रेस किया स्लोगन्स इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिख मेजॉरिटी स्टेट आउटसाइड अ सिनेमा हॉल इन द आफ्टरमैथ ऑफ द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पीएम
इंदिरा गांधी। तो यहां पर क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सिनेमा हॉल के बाहर एक स्वतंत्र सिख बहुल जो राज्य के पक्ष में नारे लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ जो राजद्रोह का आरोप लगा था, तो उसको हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था वो आप लोगों को पता होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में 50 शब्दों में आप लोग लिख के बताइएगा, है ना, कि वो परिस्थितियां कैसे हुई थी और कहां पर जो हुई थी और किस से संदर्भित है, वो आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि बाइलिंगुअल जैसे आप देखिए कि 2 वे कम्युनिकेशन है यहाँ पर, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और वही हम लोगों के लिए भी क्या है, मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है ना, जिसके लिए आपके लिए पूरी की पूरी टीम हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 24/7 लगी होती है ना। तो जो आईपीसी की 1860 की ये आपका कानून है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। उसमें 124A जो है वो अध्याय 6 का हिस्सा है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जो राज्य के खिलाफ अपराधों से संदर्भित है। चैप्टर 6 है, 121 से 130 तक इसमें सेक्शंस है। उसमें धारा 121A 124A को 1870 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में बोला भी है कि ये देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करने का समय है, कि भैया ये तो सब्जेक्टिव चीज हो गई ना कि देशद्रोह। अब देशद्रोह में क्या क्या आता है वो भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो यहां पर वही वो मांग कर रही है। द ऑब्जर्वेशन वाज मेड व्हाइल डीलिंग विद द रिट पिटिशंस फाइल्ड बाय 2 न्यूज चैनल सीकिंग द क्वैशिंग ऑफ एफआईआर एंड कंटेम्प्ट पिटिशंस। तो ये जो है आपको जो प्राथमिकी और अवमानना याचिका थी, जो 2 न्यूज चैनल्स के खिलाफ जो दायर की गई रिट याचिकाएं हैं, तो उस पर जो है विचार करते हुए ऐसी जो है कमेंट्री जो है, ऐसी टिप्पणी जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये अफस्पा से रिलेटेड है, रेगुलर आता रहता है। इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में इसको रख सकते हैं, पेपर 3 पेपर 2 दोनों में आएगा। कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंट जो आपकी सिविलियंस की जो मौत हुई है ना, नागालैंड में जो कथित गलत पहचान के मामले में, एक मामले में सुरक्षा बलों के द्वारा हाल ही में नागरिकों की जो हत्याएं की गई हैं, है ना, उसके संदर्भ में वापस से अफस्पा के औचित्य पर सवाल उठने लगा है। अब अफस्पा क्या है, ये 1958 के दौरान से आप देख रहे हैं इसको, अफस्पा को। तो ये सशस्त्र बलों को जो है, आप ऐसे समझिए, अफस्पा में क्या होता है कि मान लीजिए वहां पर कोई फोर्स जो है वो वहां पर है ना, आर्मी की फोर्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है। अब ये सब जो फोर्स है वहां पर जो तैनात है, तो वो फोर्स का काम क्या है कि वो किसी व्यक्ति को राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर वो उनको न्यायालय की जो शक्ति होती है, दंडित करने का जो प्रावधान है, उससे भी इनको सशक्त किया जाता है कि भैया ये अशांत क्षेत्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो आप उसके लिए किसी भी व्यक्ति पर संदेह पर उसको पकड़ सकते हैं, उसकी हत्या भी कर सकते हैं, गोली भी मारी जा सकती है। ठीक है ना। तो ये स्पेशल पावर इसलिए दिया गया था क्योंकि बहुत जगह हमारे यहाँ क्या था, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी, उग्रवाद था, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में था। लेकिन जब इसका मिसयूज होता है तो वहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात आती है, जिसके कारण इसका क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म देखा जाता है, सीधी बात है। तो अशांत क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए ये विशेष अधिकार देता है, किसको, आर्मी वगैरह को, पैरामिलिट्री को, जिन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अब सरकार डिसाइड करती है कि कौन सा रीजन जो है हमारा डिस्टर्ब है या डेंजरस कंडीशन में है, तो वहां पर जो है आर्म फोर्स जो रहती है उनको जो है ना, नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। तो वहां पर ऐसा बोला जाता है कि भैया नागरिक शक्ति के संदर्भ में, नागरिकों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आर्म फोर्स को वहां पर रखना आवश्यक है और उनको ऐसी पावर्स देना भी जरूरी है। अब इनके प्रोविजन के अंतर्गत जो आर्म फोर्स होती है उनको एम्पावर्ड किया जाता है टू ओपन फायर, इंटर एंड सर्च विदाउट वारंट। गोली चलाने के लिए उनको जो है वहां पर अधिकार दिए जाते हैं, बिना वारंट के वो गोली चला सकते हैं, किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, किसी के ऊपर भी अगर शक है, संज्ञेय अपराधी है वहां पर कोई व्यक्ति, तो उसको अधिकार करने का अधिकार जो है दिया गया है ना। जबकि सभी को मुकदमे से अभिरक्षण हेतु छूट भी मिली है यहां पर, ऑल वाइल हैविंग इम्यूनिटी फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पावर्स उनको दी गई है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो अफस्पा है वो अभी कहां पर लागू है, तो अफस्पा को किसी क्षेत्र में जो भी अशांति या डिस्टर्ब घोषित किया जाता है उसके बाद वहां उसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, पहले ये पावर ये थी जो आपकी किसी टेरिटरी को डिस्टर्ब जो घोषित किया जाता था, तो इनिशियली ये स्टेट को दी गई थी पावर, लेकिन फिर 1972 से ये जो शक्ति दी गई है वो केंद्र को दे दी गई है। अब अफस्पा जेएनके की जो आपका सेक्शन 3 है वो क्या बोलता है, उसमें बोला जाता है कि उसमें बोला गया दैट एन एरिया कैन बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब इफ इट इज द
ओपिनियन ऑफ गवर्नर, देख रहे हैं कि अगर ऐसा विचार, ऐसा आशय गवर्नर का हो जाए स्टेट का, और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और द सेंट्रल मतलब या केंद्रीय सरकार का, विच मेक्स द यूज ऑफ आर्म फोर्स इन एड ऑफ द सिविल पावर नेसेसरी, ये कीवर्ड है आपका, सिविल पावर नेसेसरी, ठीक है ना। तो नागरिक शक्ति की सहायता के लिए जो सशस्त्र बलों के उपयोग को आवश्यक बनाता है। जेएनके के संदर्भ में बता रहे कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये जो है किया जा सकता है। करेंटली अप्सपा की बात करें तो ये इफेक्टेड है आपका, अभी कहां कहां जो है इफेक्ट में है, तो जेएनके में है, नागालैंड में, असम, मणिपुर में है ना, एक्सक्लूडिंग 7 असेंबलीज कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल, और कुछ पार्ट्स में भी ये अरुणाचल प्रदेश के भी वहां पर भी लागू है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर चीज दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि कानून को वहां मतलब निरस्त कर दिया गया है जहां पर इंसर्जेंसी की जो समस्या थी वो कम हो गई है। सरकारों ने पुलिस बल का उपयोग करके क्षेत्र के प्रबंधन का विश्वास हासिल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो अप्सपा है वो रिपील कर दिया गया त्रिपुरा में 2015 में, 2018 में सेंटर ने इसको रिमूव कर दिया मेघालय में भी फ्रॉम द लिस्ट, वाइल ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग इट्स यूज इन अरुणाचल प्रदेश। तो धीरे धीरे इसका यूज कम हो रहा है, जैसे जैसे उग्रवाद वगैरह कम होगा तो इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया है बहुत सारे क्षेत्रों में। मानवाधिकारों के संदर्भ में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका देखा जाता था। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है, तो अप्सपा को अक्सर जो क्रिटिसाइज किया जाता है ड्रैकोनियन एक्ट के रूप में, है ना। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए जो है इस तरीके के कानून जो है ऐसे माने जाते हैं कि वो ऋणात्मक एस्पेक्ट में देखे जाते हैं, है ना। फॉर द अनब्राइडल्ड पावर इट गिव्स टू द आर्म फोर्स एंड द impunity that security personnel enjoy for their actions taken under the law। तो सुरक्षा कर्मियों को कानून के तहत दिए गए अपने कार्यों के लिए दंड की छूट देता है ये कानून, है ना, और उनको बहुत ज्यादा पावर्स देता है। तो यही बोलते हैं कि एक तरीके से बेलगाम शक्ति दे देता है सशस्त्र बलों को, तो उसका वो मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। तो अंडर अप्सपा जो आपकी आर्म फोर्स होती है वो किसी को भी शूट कर सकती है, किसी को मार सकती है, केवल सस्पेक्ट, है ना, केवल अगर उसको उसके ऊपर शक भी है तो वो जो है इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनीवन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक एंड अबव मे यूज फोर्स बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड सस्पिशन, मतलब सिर्फ अपनी विचारधारा और सस्पिशन के आधार पर जो है वो गैर कमीशन अधिकारी समकक्ष रैंक के जो भी लोग हैं या उससे ऊपर के कोई व्यक्ति हैं तो वो जो है इसका उपयोग कर सकता है, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है, मार सकता है। समझ रहे, सिर्फ वही चीजें हैं, बार बार रेपिटेशन है, वो पैराग्राफ का पैराग्राफ, क्योंकि ये न्यूज है आपकी। अब हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज को ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर केवल ऐसी उचित चेतावनी के साथ जिसे वो आवश्यक समझे गोली मार सकता है। कुल मिला के स्पेशल पावर्स दी गई कि भैया उसको शक हो गया तो वो शक के बिना पर किसी भी तरीके का एक्शन ले लेगा, उसे वहां पर जान से भी मार सकता है। सिर्फ इस चीज को याद रखना हमको। वंस अप्सपा इज इंप्लीमेंटेड, एक बार किसी क्षेत्र में अगर अप्सपा लागू हो गया तो वहां पर नो प्रोसिक्यूशन की बात है, शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और purported to be done under this act। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, मैंने आपको हिंदी में पहले ही भी बता दिया ये। अब 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी बनी थी, ठीक है, तो उसने कानून को पूरी तरीके से निरस्त करने की सिफारिश भी की थी। बोला था कि भैया पूरी तरीके से निरस्त कर दो क्योंकि ये जो है आपका मानवाधिकारों को भी ये हनन करता है ये एक्ट, और उसके अलावा ये जो अधिनियम है घृणा उत्पीड़न घृणा और मनमानी का प्रतीक है। ये आप अपने पास रख सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये बढ़िया पॉइंट है कि ये सिंबल है हेट ऑपरेशन एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई हैंडेडनेस, है ना, उसने बोला था इस कमेटी में। लेकिन यहां पर राष्ट्रीय हित का, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के लिए, तो दोनों में बैलेंस करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, इसमें जो पहला एमसीक्यू है वो क्या ह्यूटिसिका सचिकारम करके एक जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, बताना कौन सा ट्रू है। तो अभी इसको डिस्कवर किया गया, न्यू मरीन आपका रेप्टाइल है, ये एक इंटरनेशनल टीम जो रिसर्चर्स की है उन्होंने डिस्कवर किया, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है कि ये 1 मीटर लंबी खोपड़ी के नमूने का नाम है, इसका नाम जो रखा गया है आपका वो क्या ह्यूटिसिका सचिकारम है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो तीसरा आपका स्टेटमेंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि द फॉसिल इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग जो आपका है यहां पर, ठीक है ना, जिसको लिखा जा रहा है आइसे थायरोसारस लिखा जा रहा है ना, जो आपका आई साइथो जो आपका सारस लिखा जा रहा है ना, तो ये आप देख जाइएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। एंशिएंट एनिमल है दैट लुक अर्ली लाइक लिविंग सॉर्ड फिश, तो ये जीवित सॉर्ड फिश की तरह दिखते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग।
और इसमें यहाँ पर चित्र भी बताया गया है इनका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, उसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये जो आपका NJIAI है कुड वर्क एज अ सेंट्रल एजेंसी with each state having its own state judicial infrastructure authority much like the नालसा के मॉडल पर होगा ये। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इट विल नॉट सजेस्ट एनी मेजर पॉलिसी चेंज बट विल गिव कंप्लीट फ्रीडम टू हाई कोर्ट्स टू कम अप विद प्रोजेक्ट्स टू स्ट्रेंथन ग्राउंड लेवल कोर्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि ये जो है आपका NJIAI उसमें कुछ जो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश हैं वो सदस्य के रूप में हो सकते हैं और कुछ केंद्र सरकार के अधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज द सेंटर मस्ट ऑल्सो नो वेयर द फंड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, कि भैया सेंटर को भी ये पता होना चाहिए कि धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इसलिए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।